हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक कॉलेज एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज ये जो आप देख पा रहे हैं 7 नंबर, ये जो क्लास 7th की जियोग्राफी है आपकी, उसका ये 7th नंबर चैप्टर है और यह लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यानी कि कक्षा 6 की जो जियोग्राफी है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम कक्षा 7 की जो जियोग्राफी है वह भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ कक्षा 8 की जियोग्राफी बचेगी, वो हम कवर कर लेंगे। ओके, आपको एक क्लास 2 बजे मिलती है, एक क्लास आपको 9 बजे मिलती है, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कक्षा 8 की बची है और आज ये जियोग्राफी तो खत्म ही हो जाएगा इस चैप्टर के बाद में। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये मान के चलिए आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंटों पर बात हुई है। एक तो आपका जो सहारा रिजल्ट है उसके बारे में, सहारा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो सहारा रिजल्ट है इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 ही चीज़ों पर बात की गई है, सहारा रिजल्ट और लद्दाख की। इस चैप्टर में सिर्फ लद्दाख और सहारा रिजल्ट की ही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक लाइन बहुत महंगी है, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के इसको लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। रेगिस्तान में जीवन किस तरीके का होता है, रेगिस्तानी लोग किस तरीके के होते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वो सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ नहीं, बिना पानी के कुछ नहीं। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, जानवरों को चराने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए पानी ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। किसी भी जीव के लिए ऐसी जगह पर सरवाइव करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ जीवित है उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी टेम्परेचर में भी जीना सीख चुके हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ भी वो लोग हाउ टू सर्वाइव, जीना कैसे है, सीख गए हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे भी हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? ये रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, वनस्पति विरल होती है। विरल को इंग्लिश में रेयर कहते हैं। रेयर का मतलब यहाँ पे जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, घास फूस बहुत कम, ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं पेड़ इसमें, इसको कहते हैं विरल। और चरम तापमान, हाई टेम्परेचर होता है। और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है तापमान के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, बारिश के आधार पर, धूप के आधार पर। तो आप क्या कहेंगे? टेम्परेचर के आधार पर। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी देखने को मिलता है, लोग वहाँ खेती करने के लिए बस जाते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश, एक सूखा प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न टेम्परेचर एवं विरल वनस्पति है। ठीक है, अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति किसकी विशेषता है? रेगिस्तान की विशेषता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हो जाता है। हाई इतना कि जीना मुश्किल हो जाए, लो इतना कि मतलब ठंड से मर जाओ, और वनस्पति बहुत विरल, इक्का दुक्का पेड़ जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं। आई बात क्लियर समझ में? ये रेगिस्तान की बात यहाँ तक क्लियर हो गई। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम सहारा रेगिस्तान की बात करेंगे। रेगिस्तान जो है गर्म रेगिस्तान है सहारा। ये सहारा रेगिस्तान की एक पिक्चर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे इसमें देखिए कोई पेड़ पौधा नज़र नहीं आ रहा है, रेत ही रेत नज़र आ रही है एकदम। सोचो दोपहर में यहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई होता होगा। चलिए यहाँ से समझते हैं गर्म रेगिस्तान जो सहारा है इसकी बात कर लेते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को हम देख लेंगे। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले, उत्तरी अफ्रीका के किसके? उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता हम लगा लेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डिजर्ट। जो सहारा डिजर्ट है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट इज़ द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डिजर्ट। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है सर? 11 देशों से घिरा हुआ है। और आपसे पूछ लेगा कि ऑप्शन 11 तो नहीं लिखेगा, ये पूछ लेगा आपसे कि इसमें से किस देश से सहारा रेगिस्तान नहीं घिरा है। 4 इसमें से दे देगा, एक कोई बाहरी दे देगा। तो यदि आपको ये 11 पता होंगे तो आप ऑड वन को ढूंढ लेंगे, है ना। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी, ठीक है, ये पश्चिमी सहारा। इन 11 देशों से हमारा सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके माइंड में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा कि रेगिस्तान यानी कि रेत ही रेत होगी, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ और नग्न चट्टानी सतह वाली उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। जो हमारा सहारा रेगिस्तान है सिर्फ बालू वालू नहीं है, आपको इस तरीके की चट्टानें भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, और ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर लगभग 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कितनी? 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिएगा, जो मानचित्र है वो हम समझ लेंगे। देखिए, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। वह क्या बात है, जहाँ आज एक वनस्पति नहीं, जहाँ आज एक जीव नहीं, वो भी पहले कभी हरा भरा था। सुनकर के अजीब लग रहा है ना। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ये पता चलता है कि यहाँ नदियाँ भी थी और मगरमच्छ भी थे। यहाँ नदियाँ भी थी, मगरमच्छ भी थे, हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य सामान्य जानवर यहाँ पे रहते चरते खाते थे। परंतु यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया, है ना। इस वजह से ये रेगिस्तान बन गया, क्योंकि यहाँ बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, है ना। चीज़ें सूख गई, पेड़ सूख गए, पेड़ पौधे पत्ते सूख गए, आदमी वहाँ से भाग गया, जानवर चले गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रेगिस्तान बन गया। अब यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 11 वो देश हैं जिनसे हमारा जो सहारा रेगिस्तान है वो घिरा हुआ है। अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, मौरितानिया है, पश्चिम सहारा ये यहाँ पे है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, इरिट्रिया है, ये यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल इस तरीके से ये जो दिख रहा है ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। देखिए, समझ गए आप। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये इस तरीके से ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये क्या जो एरिया है ये सब सहारा मरुस्थल का है, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल का है। ओके, यानी कि ये जो इस तरीके का जो कलर दिख रहा है आपको ये सहारा मरुस्थल का कलर है, ये है सहारा मरुस्थल यहाँ पे, ठीक है। इसके चारों तरफ देखिए 11 देश हैं, ये वाले ये क्या है, ये 11 देश इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। ये सहारा मरुस्थल हमारा, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको देख लिया। आइए और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पता है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब आइए थोड़ा सा जलवायु के बारे में समझ लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत महंगी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? बहुत गर्म है, सूखी हुई है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी बारिश बहुत कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित
एवं निर्मल होता है, यानी जो आकाश है वो बिना बादल का, यानी कि बादल दिखाई नहीं देते, क्योंकि बादल होंगे तो बारिश होगी। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, यानी कि नमी की वजह बहुत जल्दी जो नीचे ज़मीन है सूख जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, दिन के समय जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। सहारा डेजर्ट की बात हो रही है सर, और इसमें ध्यान दीजिए दिन के समय जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी हाई हो जाता है, जिससे रेत एवं नग्न जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का जो विकिरण है, विकिरण का मतलब ये रेगिस्तान है, गर्म हुआ तो इसकी जो गर्मी है वो चारों तरफ फैलती है सर। इस तरीके से क्या होती है, गर्मी इसकी चारों तरफ फैलती है, विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं और तापमान गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना डाउन चला जाता है रात में। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करेंगे। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, या सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियां कौन सी हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, 3-3 या 4-4 नाम लिख करके। तो उसमें आपको ध्यान रखिएगा कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया, ये जो वनस्पति है वो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या होता है, आइए मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ मरुद्यान कहाँ है। ये मरुद्यान इस तरीके से, ये जो कहीं कहीं पर कुछ पेड़ पौधे उग आते हैं, ये मरुद्यान है। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान की फोटो आपके सामने है। ओके, ये रेगिस्तान, ये रेगिस्तान, ये रेगिस्तान, ये बीच में कुछ मरुद्यान, इस तरीके से जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको मरुद्यान कहते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। तो कुछ स्थानों पर जो मरुद्यान होते हैं उनमें खजूर के पेड़ से घिरे वो हरित द्वीप पाए जाते हैं, यानी कि खजूर के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सहारा रेगिस्तान के प्रमुख जीव जंतु कौन कौन हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये सब विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं सहारा रेगिस्तान के। ठीक है, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से सर, सहारा रेगिस्तान से। कहाँ से मिले हैं, सहारा रेगिस्तान से वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। यहाँ के अगर लोगों की बात की जाए तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, और आपसे कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं प्लीज़ लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी का हम आपको करवा रहे हैं। लोगों की बात की जाए तो सहारा रेगिस्तान, देखिएगा सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी, यहाँ की जो जलवायु क्लाइमेट है बहुत कष्टकारी है, क्योंकि बहुत गर्म है, रात में एकदम ठंडी हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ करते हैं या काम करते हैं जिससे वो अपना पेट भी पालते हैं, जिनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। ये क्या है, ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनजातियाँ हैं। ठीक है, बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। चलवासी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, सहारा रेगिस्तान में, और ये लोग, इनका पालतू जानवर बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, भाई बकरी से दूध मिलता है, और जो है कि है ना, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा भी प्राप्त कर लेते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान के निवासी भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ठीक है,
तो ये धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ये लाइन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। सहारा में मरुद्यान, जो मैंने अभी आपको नीचे पिक्चर दिखाई थी जिसमें कुछ खजूर के पेड़ और भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनको वो मरुद्यान कहलाता है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्या? जल की उपलब्धता है इसलिए लोग खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में, देखिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण लाइन है वो आप लिख लीजिएगा, जो हाईलाइट है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी यहाँ जो है इसमें सम्मिलित है। देखिए यहाँ देखिएगा इसमें, चलिए समझिए कुछ चीज़ों को। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। भाई अगर जो रेत है उसको पवन उड़ा ले गई तो वहाँ गड्ढा टाइप बन गया है ना, जिसको गर्त कहते हैं। जहाँ गर्त में और इतना गहरा बन गया कि जो पानी नीचे है ज़मीन में, वो ऊपर आ जाता है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, हवा उड़ा ले जाती, तो बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है, गर्त बन जाता है, और फिर जो ज़मीन के अंदर पानी है वो सतह पर आ जाता है। वहाँ मरुद्यान बनते हैं। वहाँ भाई पानी ऊपर आ गया तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं और फिर वहाँ मरुद्यान बन जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ और अन्य फसलें भी यहाँ उगा लेते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा टैफिलालेट मरुद्यान कहाँ है? टैफिलालेट मरुद्यान मोरक्को में है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। टैफिलालेट मरुद्यान कहाँ है और यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो टैफिलालेट मोरक्को में है और यह 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। टैफिलालेट एक मरुद्यान है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, समझिए चीज़ों को। देखिएगा सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। जो यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन शैली, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर अब सुपर मार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग आते रहते हैं, तो ये लोग उनको गाइड के रूप में काम करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है ना। और जो चलवासी जनजाति के लोग हैं सहारा डेजर्ट में, वो शहरी जीवन की ओर भाग रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, गैस और तेल का काम कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई गर्म रेगिस्तान जो कि सहारा डेजर्ट था। अब यहाँ से हम बात करेंगे ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख है। ठीक है, आइए समझते हैं चीज़ों को। लद्दाख जो शब्द है प्यारे दोस्तों, ये 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। समझिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 टॉपिक इसमें क्लियर किए गए हैं, कवर किए गए हैं, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान और लद्दाख। दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित है और यह एक ठंडा रेगिस्तान है। कहाँ? ठंडा रेगिस्तान है। ये कैसा है? ठंडा है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ। लद्दाख के किस दिशा में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं? उत्तर में। और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, आई बात समझ में? लद्दाख के किस दिशा में जास्कर पर्वत स्थित है? तो यह दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। नोट कीजिए, तुरंत लिख लीजिए, रट लीजिए। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं।
ठीक है, जिनमें सिंधु नदी जो है प्रमुख रूप से है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में बहुत सारी हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। ग्रेगी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में है। ग्रेगी हिमानी कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। वायु की जो परत होती है बहुत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता यहाँ महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में यहाँ का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कहाँ? लद्दाख की बात हो रही है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है यहाँ पे। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लद्दाख श्रेणी है और इसमें ये सिंधु नदी बह रही है। ये पूरा है, ये लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख की श्रेणी है और ठीक है, ये इंडस नदी है, श्योक नदी है, सियाचिन हिमनद है यहाँ पे, और ये श्योक नदी यहाँ से इधर को जा रही है। ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में, मैप में। ओके, लद्दाख की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। आइए, तो यहाँ पे जैसा कि इसमें पॉइंट कह रहा था हमारा कि यहाँ जो बारिश है बहुत कम होती है। ठीक है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यहाँ बारिश कितनी है? मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है, यानी कि गर्मी भी मतलब बढ़ पड़ती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो जाएं और आप एक साथ एक समय पर ही, ध्यान दीजिए, ये आश्चर्य होगा आपको कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो जाएं, एक सिरा आपका धूप में है, दूसरे तरफ आपके जो पैर हैं वो छाया में हो जाएं, तो आप एक साथ एक समय पर ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब इसमें ऊष्माघात तुषारघात क्या है सर? ऊष्माघात जिसको हम इंग्लिश में हीट स्ट्रोक कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगता है। तुषार उपघात जिसको हम इंग्लिश में फ्रस्ट बाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रस्ट बाइट कहते हैं। इसमें हमारी जो ऊपर की जो स्किन है और जो हमारे इंटरनल टिश्यूज हैं वो जमने लगते हैं। तो अब समझिए, अगर आप इस तरीके से बैठ गए कि आपका जो बॉडी है आधी तो आपकी बॉडी धूप में है और पैर आपके छाया में है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा और जो त्वचा स्किन है वो जमने लग जाएगी, इंटरनल टिश्यूज आपके जमने लग जाएंगे। ओके, ये होता है आपका ऊष्माघात और तुषार उपघात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात की बात कर लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। विरल का मतलब वही बात है, रेयर है, बहुत कम है। कहीं कहीं पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। जो घाटी है उसमें सरपत विलो ये एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, और पॉपुलर जो होता है इसके बगीचे देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे पल्लवित यानी कि विकसित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। बहुत सारे पक्षी यहाँ नजर आते हैं। इनमें जैसे रॉबिन हो गया, रेड स्टॉर्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी होते हैं। ये पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। लद्दाख के पशुओं की अगर बात की जाए तो पशुओं में यहाँ जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। इस लाइन को नोट कीजिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, नोट कीजिए, रट लीजिए। लोग, अगर लद्दाख के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। कहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं? तो वो लद्दाख के लोग हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। गोंपा क्या होता है सर? गोंपा तिब्बती शैली में बना
एक प्रकार का बौद्ध मठ का भवन होता है। यानी कि जो बौद्ध मठ की जो बिल्डिंग बनी होती है वो तिब्बती शैली में बनी होती है, उसी को गोंपा नाम दिया गया है। कुछ प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध अधिक संख्या में रहते हैं, कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिश, थिकसे, शे, लामा, यूरू। ये क्या है? ये प्रसिद्ध मठ हैं। ओके, आपसे पूछ लेगा हेमिश क्या है। हेमिश एक मठ है, बौद्ध मठ है। ठीक है। गोंपा क्या है? गोंपा जो बौद्ध मठ होते हैं तिब्बती शैली में बने होते हैं, उन्हें गोंपा कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के जो निवासी हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, लद्दाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ छूट गया था। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है वो लद्दाख में स्थित है। और कुछ छूटा है यहाँ पे, ये छूट गया। देखिए, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी कि हिम माने बर्फ की भूमि। खापाचान नाम किसका है? खापाचान लद्दाख को कहते हैं। खापाचान किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त होने की कगार पर जीव है। ठीक है। कौन? तिब्बती एंटीलोप। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। किसका शिकार? तिब्बती एंटीलोप का, जो वजन में हल्का और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ देखिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि ये जो सरपत विलो है ये पेड़ होता है, इसकी लकड़ी अच्छी होती है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो बैट है वो सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो बैट होता है वो सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और बेहतर समझते हैं। तो ये तो बात हमने कर ली थी कि यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम ये सब चीज़ें करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं? छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये थिकसे मठ है। थिकसे मठ की पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, लास्ट स्टेप है और उसके बाद क्लास हमारी एंड हो जाएगी। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। जो मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, लुनगालाचा ला दर्रा, टंगलंग ला दर्रा। ठीक है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। मनाली लेह राजमार्ग कब से कब तक खुलता है? जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब खुलता है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं दिखाई दे रही होंगी आपको। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो पर्यटन है। ठीक है, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर एवं उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण होते हैं। जो गोंपा हैं, है ना, जो बौद्ध मठ बने हुए हैं, यहाँ के घास के मैदान हैं, हिमनद हैं, उनकी सैर करते हैं, मज़े लेते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य और संतुलन बना करके कैसे रखा जाता है ये सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता के अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये क्लास खत्म होती है, जिसमें हमने सहारा रेगिस्तान और लद्दाख के बारे में समझा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कक्षा 8 की जो जियोग्राफी है वहाँ से शुरू करेंगे, और वो तब शुरू करेंगे जब हमारी पॉलिटी भी कक्षा 7 तक खत्म हो जाएगी, कोशिश करेंगे ऐसा, और हिस्ट्री भी हमारी जो है कक्षा 7 तक खत्म हो जाएगी। फिर कक्षा 8 की तीनों सब्जेक्ट साथ में शुरू करते हैं। ओके, ठीक है।